हेलो फ्रेंड्स, आपका इंडिया एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं दीपिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको डेली वीडियो अपडेट दी जा रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार की अपडेट चाहिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट दी जा रही है और इस बीच आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म और सभी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आ रही हैं, तो आप किसी भी जानकारी से छूटे ना रह जाएँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस और इसमें आज की जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रस्तावना। जी दोस्तों, प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन से शब्द यूज़ किए गए हैं और उनका मतलब क्या होता है, ऐसे विभिन्न क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पूरा फोकस इसी पे रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, ये हमारी पहली वीडियो नहीं है। इससे पहले भी आपकी 2 वीडियो पॉलिटिकल साइंस की अपलोड है ऑलरेडी, तो प्लीज़ जाएँ उसे भी देखें और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से करें। और इसके साथ ही लगातार आपको पढ़ने वाली वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जैसे कि जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और भी बहुत सारी वीडियो हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा इसे छोटा कर दिया है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की जो है आख्या प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि भारत की संविधान की आत्मा ये कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना का मतलब क्या है? प्रस्तावना का मतलब ये है कि जब आप उसे पढ़ते हैं तो पूरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसी पर बेस्ड है, जहाँ पर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्रस्तावना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इसलिए उसे जो है संविधान की आत्मा कहते हैं। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या फिर नीति निर्देशक तत्वों पर? तो देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे आपके अलग अलग आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 22 भाग हैं इसमें, ये सब तो आपको पता ही होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें उन्होंने विशेष ध्यान किस पे दिया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपकी प्रस्तावना पर। तो इसे हम करेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो ये राज्य के लिए बनाए गए हैं। एक जो अच्छा राज्य है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन चीज़ों का उसे ध्यान देना चाहिए, इन सभी बातों का जो सार है वो आपको नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बताया गया है कि राज्य को जो है शिक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जनता का कितना ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपकी नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित हैं। और प्रस्तावना में जैसा कि मैंने आपको कहा आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उन्हें हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू किन शब्दों से होती है? तो बताएं किन शब्दों से शुरू होती है भारत की जो है प्रस्तावना, उसका स्टार्टिंग का वर्ड क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा हम भारत के लोग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले सभी को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तभी आपको इसका मतलब समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पर टिक कराने नहीं आए हैं, बल्कि आपको अच्छे से समझाने भी आए हैं कि आप समझ सकें। तो चलिए ऑप्शन ए है यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी विधानमंडलों में अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा है, यह राज्यों का एक संघ है। तीसरा है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का प्रयोग करते हैं। या फिर यहाँ का राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा यहाँ का राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। मतलब जब आप किसी दूसरे कंट्री का देखते होंगे जहाँ पर राज्य व्यवस्था रहती है, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि राजा का बेटा ही जो है आपका नेक्स्ट राजा बनता है और इससे ज़्यादातर कंटिन्यू बनता रहता है। बट अगर हम भारत की बात देखें, अगर लोकतंत्र और गणतंत्र में दोनों में ही देखें, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 5 साल, लगभग 5 साल की अवधि का आपको दिया जाता है। कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आपके सीएम हो या फिर जो भी आपके हैं, उसमें 5 सालों का आपको कार्यकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद आपके चुनाव होते हैं, अगर उसमें जीतते हैं तभी वो आगे उस पर बने रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर गणतंत्र का मतलब कि कोई एक ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति जो है आपका बन गया है, उस पद पर निर्वाचित हो चुका है तो उसके बाद वो लगातार उसी पद पर बना रहे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक टाइम दिया जाता है, उसी अवधि के लिए आप चुने जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो मैं जानती हूँ हमारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा, इसलिए बिना आपका समय गवाए यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है वो किसी एक विशेष धर्म पर जोर नहीं देता है, ठीक है, सभी धर्मों को मानता है। तो भारत एक विभिन्नता वाला देश है। यहाँ पर आपको हर अलग अलग कल्चर देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो आपको धर्म भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो किसी एक पर आपको दबाव ऐसा नहीं है कि देखने को मिलेगा। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, ये आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पर बताएं आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा धर्मनिरपेक्षता का? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। क्योंकि राज्य में आपके जो नागरिक हैं वो ज़रूरी थोड़ी है कि किसी एक संप्रदाय से हो, किसी एक धर्म से हो, सभी धर्म के लोग हैं, और जो आपके नागरिक हैं उन सभी का आपको ध्यान रखना ये एक राज्य का कर्तव्य होता है। इसलिए किसी एक विशेष धर्म को स्वीकारना ये तो गलत बात होगी। इसलिए भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष का क्या होता है, किसी एक धर्म को न मानना, मतलब सभी धर्मों को मानना, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करती हैं, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसका मतलब। इसका राइट आंसर आ जाएगा कि राज्य किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन करने वाला राज्य, या डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो? इसका आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? आपको वो दो वर्ड बताने हैं जिसका समावेश बाद में किया गया था, क्योंकि मूल संविधान में आपके वो शब्द नहीं थे। मूल संविधान का मतलब क्या है, जहाँ पर भी मूल वर्ड आता है मतलब ओरिजिनल, जो पहले का लिखा हुआ है। उसके बाद मान लीजिए कोई सरकार आती है, कोई बिल आपका आता है, या फिर संशोधन जो भी आता है, तो उसमें फिर बदलाव किए जाते हैं। तो यहाँ पर उद्देशिका में कौन से वर्ड नहीं थे जो बाद में, कौन से संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा 42वें संशोधन द्वारा लाया गया था। इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। किसके टाइम पर आया था, तो इंदिरा गांधी के टाइम पर आया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड उन्होंने जुड़वाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बताएं इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है, क्योंकि हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो, पर फिर भी सभी को आप अच्छे से पढ़िए तो आपको इसका राइट आंसर पता चल जाएगा कि भारत में जो है संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया है। और करेक्ट आंसर आ जाएगा कि भारत एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। भारत एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है, ये आपका करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको डेली ये भी कहती हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें आप अपने नोट में लिख लिया करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप नहीं जानते हैं कि जो चीज़ आप भूल रहे हैं उसको आप आगे भी भूलेंगे, इसलिए इसे दोहराएं नहीं। जब आपको पता चलता है यहाँ आपकी गलती हो रही है तो प्लीज़ उसे नोट करें। ऐसे ही आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी होगी। कोई स्पेशल आपके लिए ऐसे तैयारी नहीं होती कि जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, आपको सभी चीज़ें एक बार में याद हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होता है। किसी चीज़ को अगर आपको याद करना है तो उसे बार बार आपको रिवीजन करना होता है, उसके नोट्स बनाने होते हैं। जहाँ तक अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप जो चीज़ भूल रहे हैं उसके नोट्स बनाएं, उसको रिवीजन करें ताकि वो आपको अच्छे से याद रहे और आप आगे ना भूलें, ठीक है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना याद रख सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट को आप अच्छे से रीड करते रहें, रिवीजन करते रहें। और इंडिया एजुकेशन हब आपको लगातार लाइव क्लासेस दे रहा है, जहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश से जुड़े मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं लाइव। सर भी आपके टेस्ट लेते हैं और करंट अफेयर भी आ चुका है अब हमारा। तो बहुत मेहनत हो रही है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और सभी जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम टीचर्स ने भी अपना कमर कस लिया है, तो आप भी अपना कमर
कस लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑलरेडी ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा सिमिलर था, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? अब ये बताएं कौन सा नहीं है। समाजवादी हमने देखा, पंथ निरपेक्ष भी देखा, प्रभु संपन्न भी देखा, ये सब लिखा हुआ था ना संविधान के उद्देश्य में, ऊपर जो हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा लोक कल्याण। लोक कल्याण वर्ड है कहाँ पर? तो ये आपका आ जाएगा भारत के नीति निर्देशक तत्व में, उसमें आपका लोक कल्याण वर्ड शामिल है, ना कि आपकी उद्देशिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं आपके कैंडिडेट जो, जैसे कि ST SC के लिए, उसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन सभी लोगों के लिए, जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनके लिए कल्याण का प्रबंध करता है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कि वो भी एक अच्छा जो है इम्पोर्टेंस दर्शा सके। वो लोग पीछे रह जाते हैं, इसीलिए शिक्षा में और हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ऐसे कल्याण प्रबंध करती है, जैसे मैंने आपको बताया ही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, या फिर डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, आएगा राज्य अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, गण का मतलब क्या होता है? लोग, लोगों का तंत्र। लोग यहाँ पर चुनाव करते हैं, जो जीतता है वही पद पर बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको वोटिंग का भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर वोटिंग का अधिकार है। 18+ लोग वोटिंग जो है वोटिंग देते हैं, तभी जाकर किसी की सरकार बनती है, और जिसको भी सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसकी सरकार बनती है। ये सब आप चीज़ें जानते हैं। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है? कि गण के द्वारा चुना जा रहा है, लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, तो इसलिए भारत एक गणराज्य है। तो इसमें राइट आंसर है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना में जो आपका लिखा हुआ है, तो पूरा लाइन वाइज यहाँ पर बताना है कि कौन सी चीज़ें किस क्रम में लिखी हुई हैं। और आपने यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। भारत में जो आपकी प्रस्तावना है उसमें सार्वभौम, ठीक है, उसके बाद आपका आता है सत्ता संपन्न, ये आपकी राइट आंसर है, क्योंकि जनवादी नहीं आता है। ठीक है, समाजवादी वर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ जाएगा। प्रस्तावना में ये क्रम में लिखा हुआ, तो इस क्रम में ही आपको याद रखना है, क्योंकि आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आप पक्का कंफ्यूज होंगे। इसलिए बिना कन्फ्यूजन को दूर किए, मतलब कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आपको इसको कम से कम 2-3 बार देखना है, किस लाइन में लिखा है, क्या लिखा है। सबसे पहले आपका आता है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ये आपका करेक्ट है। एक सेकेंड, यहाँ पर आपका जनवादी है और यहाँ पर भी है, ये आपका गलत होगा। जनवादी नहीं, यहाँ पर आपका सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। एक सेकेंड, मैं इसका करेक्ट बताती हूँ आपको। एटलीस्ट सभी शब्द मिल रहे हैं यहाँ पर आपके, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ध्यान से देखना है। तो ये हाँ, ऑप्शन बी आपका ही करेक्ट होगा। समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र है। क्या होते हैं, बहुत सारे सेम वर्ड हो जाते हैं, उसमें एक वर्ड होता है जो आपका नहीं लिखा होता और आगे पीछे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है, मतलब काफ़ी बार ट्रेंडिंग भी हुआ है ये वर्ड सेक्युलर। इसका अर्थ क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एक ईश्वरवाद, बहुदेववाद या सभी धर्मों की अस्वीकृति। सेक्युलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी की सरकार में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपके कथन क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर सन दिया हुआ है, किस सन में जोड़ा गया है, क्या ये सन सही है, ये आपको बताना है। पहले दिया हुआ है कि 1976 में जोड़ा गया, और
कितने संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फोर्थ है, यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर में से दीजिए कौन सा सही है। मैंने आपको बताया कि धर्मनिरपेक्ष जो है ये आपके मूल संविधान में नहीं था, तो फोर्थ आपका तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा 1 और 3rd, मतलब आपका जो है पहला और तीसरा ये दोनों वाक्य सत्य है। पहला वाक्य क्या है कि वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये सही है। और तीसरा आपका करेक्ट है कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ना कि 44वें। ऊपर भी मैंने आपको कहा था, इसको ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको कह देना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक कर दो, और जो लोग भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको लगातार एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट दी जा रही हैं, और बच्चे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक जो है बढ़िया कंटेंट और अच्छे से अच्छे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ आपकी डेली लाइव क्लासेस में लाई जा रही हैं। तो आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप देखिए उसे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे नोट करिए और अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो बताएं इसका क्या अर्थ निकलता है। इसका अर्थ निकलता है कि जो संविधान का निर्माण है वो भारतीय जनता द्वारा हुआ है, ठीक है, और उनके लिए ही हुआ है। किसके द्वारा? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट वर्ड है समाजवाद का अर्थ क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या फिर सामाजिक स्पर्धा। समाजवाद का जो आपका मतलब होता है वो होता है सामाजिक न्याय। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान सभा में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है, यहाँ पर आपको पूरी एक विषय सूची मिलती है कि किस पे आपकी राज्य सरकार नियम कानून बना सकते हैं और किस पे केंद्र सरकार नियम बना सकती हैं। और इसके साथ ही एक सूची आती है समवर्ती सूची। ये सूची ऐसी है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं, तो इन्हें हम समवर्ती सूची कहते हैं, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा दोस्तों अगर आप संपूर्ण कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, BHU, AMU या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हमारे ऐप पर कराई जा रही है। अगर आपको ऐप से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए कि आपके कोर्स की तैयारी किस प्रकार है, क्या क्या आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेंगे, तो जानकारी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और इसके साथ ही ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। तो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें, इंडिया एजुकेशन हब ऐप। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बताऊँ वहाँ पर सच में आपके लिए बहुत अच्छे PDFs हैं जो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टडी मटेरियल हैं, नोट्स हैं, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो प्लीज़ एक बार हमारे ऐप का लाभ उठाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।